तो जो भी लोग आज हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, जरा सोचिए, करीब करीब 125 करोड़ की आबादी है हमारी। कश्मीर की बर्फीली घाटियों से लेकर केरला के बैक वाटर्स तक हर जगह घर ही घर है। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे देश का हर एक दरवाजा, हर एक कमरा और हर एक रसोई हमें गिननी है, वो भी बिना किसी गलती के और एक तय समय के अंदर, तो शायद पहला ख्याल यही आएगा कि भाई ये तो नामुमकिन है। हाँ, मतलब इतनी बड़ी आबादी में लोग रोज घर बदलते हैं। बिल्कुल, नए घर बनते हैं, पुरानी इमारतें टूटती हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी चूक के डेटा कैसे इकट्ठा हो सकता है? खैर, आज के इस डीप डाइव में, जो कि एक तरह का लाइव वीडियो क्लास है, हम इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले तरीके को समझेंगे जी। आज हम स्क्रीन पर स्लाइड दर स्लाइड विश्लेषण कर रहे हैं सेंसस 2027 के मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग की विजुअल गाइड का। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये गाइड एक बेहद सटीक जीपीएस की तरह काम करती है। तो चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। हाँ, तो अगर हम इस पहली स्लाइड को देखें तो इस गाइड को एक जीपीएस कहना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की अहमियत को समझें तो ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारतों को गिनने का काम नहीं है। हाउस लिस्टिंग वो बुनियादी ढांचा है जिस पर हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी होती है। मतलब अगर शुरुआत में ही डेटा गलत हो गया ना, तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। अगर कोई बस्ती या घर गिनती से छूट गया तो उस इलाके के लिए बनने वाली नीतियां, वहां जाने वाला पानी, बिजली, स्कूल का बजट सब गलत दिशा में चला जाएगा। बाप रे। इसीलिए नियम इतने सख्त और स्पष्ट बनाए जाते हैं कि जमीन पर काम करने वाले हर व्यक्ति को बिल्कुल एक ही बात समझ आए। सही बात है। तो अगर नीतियां सही बनानी है तो शुरुआत एकदम जमीन से करनी होगी। तो चलिए हम अपनी विजुअल गाइड की स्लाइड 2 पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, HLB। जी, HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। हाँ, तो स्लाइड में दिखाया गया है कि कोई भी अधिकारी सीधे पूरे शहर में नहीं घूमता, उसे एक तय इलाका मिलता है। इसे समझने के लिए गाइड में वो स्कूल के प्लेग्राउंड वाला उदाहरण है। हाँ, सफाई वाला उदाहरण। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए किसी को एक स्कूल के प्लेग्राउंड की सफाई का काम मिला है, तो उसका फोकस सिर्फ उस प्लेग्राउंड की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। बाउंड्री के बाहर की सड़क पर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। एकदम सही। HLB भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये नक्शे पर खींची गई एक एक लाल लाइन होती है और अधिकारी को बस उसी लाइन के अंदर काम करना होता है। अच्छा, पर ये लाल लाइन इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जब लाखों लोग एक साथ फील्ड में डेटा इकट्ठा कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ा खतरा होता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग मतलब एक ही चीज को 2 बार गिन लेना। हाँ, एक ही घर को 2 बार गिन लिया जाए या फिर ये सोचकर छोड़ दिया जाए कि अरे इसे तो पड़ोसी ब्लॉक वाले ने गिन लिया होगा, तो इस लाल लाइन से जवाबदेही तय होती है। समझ गई। लेकिन जमीन पर हालात हमेशा स्लाइड या कागज जैसे सीधे तो नहीं होते ना। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए कोई अधिकारी फील्ड में है और लाल लाइन के बिल्कुल ऊपर एक घर बना हुआ है। अच्छा। आधा हिस्सा एक ब्लॉक में आ रहा है और आधा हिस्सा दूसरे ब्लॉक में। अब यहाँ क्या होगा? क्या उसे आधा गिना जाएगा? नहीं, आधा तो नहीं गिन सकते। ये उलझन फील्ड में बहुत आम है। तो नियम ये कहता है कि जो भी अधिकारी पहले उस घर तक पहुंचता है या जिसके ब्लॉक में उस घर का मुख्य दरवाजा आता है, उसे वो घर अपने ब्लॉक में गिन लेना है। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन सिर्फ गिनना काफी नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी कदम होता है अपने सुपरवाइजर के साथ तुरंत कम्युनिकेट करना। मतलब बताना पड़ेगा कि मैंने ये घर ले लिया है। जैसे ही उस घर को एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है, सुपरवाइजर तुरंत उसे सिस्टम में लॉक कर देता है और दूसरे ब्लॉक वाले को अलर्ट कर देता है कि भाई ये घर गिना जा चुका है, आप आगे बढ़ें। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। इससे एक ही घर को 2 बार राशन या फंड मिलने वाली गड़बड़ियां रुक जाती होंगी। बिल्कुल। तो हमने ये तो तय कर लिया कि ईंट पत्थर की बाउंड्री कैसे तय होगी। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 पर, जहां असली चुनौती उन दीवारों के अंदर शुरू होती है। यहाँ 2 तकनीकी शब्द दिए गए हैं, परिसर और भवन। जी। आम बोलचाल में तो मैं दोनों को एक ही मानती हूँ। कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग वो भवन भी है और परिसर भी। हाँ, और यही आम भाषा और प्रशासनिक भाषा का फर्क है। देखिए, परिसर जमीन का वो बड़ा हिस्सा है जो एक 4 दीवारी से घिरा हो। ओके। जबकि भवन उस जमीन पर बनी कोई एक सिंगल इमारत है जिसकी 4 दीवारें और एक छत हो। अच्छा, तो दोनों अलग हैं? हाँ, ऐसा इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि सरकार को ये जानना होता है कि जमीन के कितने हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है और उस पर कितनी पक्की इमारतें खड़ी हैं। मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ, जो स्लाइड में भी है। स्कूल कंपाउंड का उदाहरण। हाँ, बताइए।
एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल के अंदर पूरा स्कूल है, किनारे पर एक कैंटीन है और पीछे की तरफ एक लाइब्रेरी है। तो जनगणना की नजरों में वो पूरी बाउंड्री एक परिसर है। लेकिन जो मेन स्कूल की बिल्डिंग है, कैंटीन है और लाइब्रेरी है, वो 3 अलग अलग भवन है। क्या ये सही है? एकदम परफेक्ट। और ये गिनती इसलिए इतनी अहम है क्योंकि कल को अगर मान लीजिए स्कूल को कोई नई ग्रांट मिलनी है या कोई आपदा प्रबंधन के लिए इमारतों का आकलन करना है, तो रिकॉर्ड में ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि वहां एक परिसर में कुल 3 अलग अलग इमारतें हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग हो सकता है। बहुत खूब। अब स्लाइड 4 पर आते हैं। इमारतों के इस बंटवारे से हम एक कदम और भीतर जा रहे हैं। एक नई कैटेगरी है जनगणना मकान, यानी सेंसस हाउस। जी। अभी हमने भवन की बात की, तो अब एक भवन और एक मकान में क्या फर्क आ गया? देखिए, कोई भी भवन या उसका कोई भी हिस्सा जिसका अपना एक अलग मेन गेट हो और वो गेट सीधे किसी सड़क, साझी सीढ़ी या आंगन में खुलता हो, उसे एक अलग जनगणना मकान माना जाएगा। मतलब एक ही भवन के अंदर कई सारे मकान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दरवाजा ही यहाँ मकान की असली पहचान है। यहाँ मुद्दा बहुत दिलचस्प हो जाता है। मैं स्लाइड 4 पर दिए गए पिज्जा वाले उदाहरण का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक बड़ा सा फैमिली पिज्जा है। वो पूरा गोल पिज्जा हमारा एक भवन है। अगर वो पूरा का पूरा पिज्जा एक ही इंसान खा रहा है तो वो एक भवन और एक मकान है। जी। लेकिन अगर हमने उसके 4 टुकड़े कर दिए और 4 अलग अलग लोग अपने अपने हिस्से को खा रहे हैं, मतलब उन चारों के पास अपने टुकड़े तक पहुंचने का अलग रास्ता या दरवाजा है, तो वो पिज्जा 4 अलग अलग जनगणना मकानों में बट गया। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ना, इस पिज्जा वाले उदाहरण में एक छोटा सा पेंच भी है। अच्छा, वो क्या? दरवाजा अलग होने के साथ साथ ये भी देखना होता है कि उसका इस्तेमाल पूरी तरह स्वतंत्र रूप से हो रहा है या नहीं। मतलब अगर किसी घर में 2 दरवाजे हैं लेकिन अंदर से घर एक ही है और लोग एक ही रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 2 मकान नहीं गिने जाएंगे। स्वतंत्रता बहुत अहम है यहाँ। ओ, समझी। तो दिखावे के दरवाजे नहीं चलेंगे। बिल्कुल। और यहीं से हम गाइड का सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, जो हमारी स्लाइड 5 में है, परिवार की परिभाषा। अरे हाँ, इस हिस्से ने तो मुझे वाकई चौंका दिया। मतलब जब हम परिवार शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? माता पिता, बच्चे। हाँ, दादा दादी, मतलब खून का रिश्ता। लेकिन ये गाइड तो कह रही है कि जनगणना में खून के रिश्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है। जनगणना के नजरिए से परिवार बस उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं और जिनका खाना एक ही साझा रसोई में बनता है। रुकिए, मतलब खून का रिश्ता सच में कोई मायने नहीं रखता? नहीं, प्रशासनिक तौर पर नहीं। तो अगर मान लीजिए 2 कॉलेज के दोस्त हैं, राम और श्याम, दोनों एक ही किराए के कमरे में रहते हैं और शाम को एक ही गैस स्टोव पर मैगी बनाते हैं और साथ खाते हैं, तो भारत सरकार की नजर में वो एक परिवार है? जी हाँ, प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए वो एक ही परिवार है। अरे वाह, ये तो बहुत अजीब लग रहा है सुनने में अजीब है, पर इसके पीछे एक बहुत ठोस आर्थिक तर्क है। देखिए, जब लोग एक ही रसोई का खाना खाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वे अपने आर्थिक संसाधन साझा कर रहे हैं, जैसे राशन, गैस। हाँ, बिजली का खर्च, सब कुछ वो एक ही चूल्हे पर निर्भर है। आर्थिक नीतियों और गरीबी नापने वाले इंडेक्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है कि कितने लोग एक आर्थिक इकाई या इकोनॉमिक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों दोस्त एक ही कमरे में रहकर अपना अपना खाना अलग अलग स्टोव पर बनाते तो वो 2 अलग परिवार गिने जाते, क्योंकि उनके खर्चे और संसाधन अलग हो गए ना। ओहो, ये तर्क तो अब पूरी तरह से समझ में आ रहा है। एक चूल्हा मतलब एक परिवार। चलिए अब स्लाइड 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हॉस्टल की बात की गई है। मतलब जो बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं जहाँ 100-100 बच्चे एक ही मेस में खाना खाते हैं, वो तो पूरा हॉस्टल ही एक परिवार हो गया फिर। अब उन मामलों के लिए नियम में एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसे संस्थागत परिवार या इंस्टीट्यूशनल हाउसहोल्ड कहते हैं। अच्छा। हॉस्टल, आश्रम, जेल या अनाथालय इसी कैटेगरी में आते हैं। वहां रहने वाले लोग एक ही रसोई का खाना तो खाते हैं, लेकिन उनका कोई अपना पारिवारिक या निजी आर्थिक ढांचा नहीं होता। तूने आम परिवारों से अलग गिना जाता है। जी, ताकि नीतियां बनाते समय आम घरों और इन संस्थाओं के बीच का अंतर एकदम साफ रहे। समझ गई। और स्लाइड में एक और बात है, बेघर लोगों की, जिनके पास न रसोई है और न छत, जो पुल के नीचे या सड़क किनारे रहते हैं, उनका क्या? हाँ, उन्हें बेघर की श्रेणी में रखा जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हाउस लिस्टिंग के इस शुरुआती दौर में बेघर लोगों की गिनती नहीं होती है। अच्छा, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास कोई स्थायी जगह नहीं होती ना। अगर उन्हें आज गिन लिया
तो हो सकता है 4 दिन बाद वो दूसरे इलाके में मिले और दोबारा गिने जाएं। ये भी है। इसीलिए बेघर लोगों की गिनती जनगणना के बिल्कुल आखिरी चरण में होती है। एक ही रात में पूरे देश में एक साथ की जाती है ताकि कोई दोहराव ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। चलिए अब स्लाइड 7 देखते हैं। यहाँ पुराने शहरों की बात हो रही है। जैसे अगर हम पुराने बनारस या दिल्ली की गलियों में जाएं, वहाँ के घरों को गिनना तो किसी भूल भुलैया को सुलझाने जैसा होगा। बिल्कुल। वहाँ की गलियों में घर इस तरह बने होते हैं कि उनकी दीवारें एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी होती हैं। बाहर से तो वो पूरी की पूरी गली सिर्फ एक लंबी बिल्डिंग नजर आती है। तो उसे एक भवन मानेंगे या कई सारे? बाहरी दिखावट से अधिकारी अक्सर धोखा खा जाते हैं। इसीलिए गाइड में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर दीवारें चिपकी हुई भी हैं, लेकिन घर के मालिक अलग अलग हैं और हर घर का अपना अलग मेन गेट है, तो उन्हें अलग अलग भवन ही गिना जाएगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स और स्वतंत्र प्रवेश द्वार ही ये तय करते हैं कि भवन एक है या अनेक। अच्छा, और अगर इमारत की कोई पक्की दीवारी ना हो तो? जैसे कई जगह लोग टेंट या तिरपाल लगा कर रहते हैं जिसकी छत एकदम जमीन तक आ रही होती है। उसे भी एक पूरा जनगणना मकान माना जाएगा। मकान का मतलब सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं है। कोई भी ढांचा जहां इंसान रह रहा है और जो उसे बाहरी मौसम से बचाता है, वो जनगणना के लिहाज से एक मकान है। सही है। अब स्लाइड 8 पर चलते हैं। बड़े शहरों की पहेली। आजकल तो शहरों का नक्शा ही मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट से भर गया है। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक 10 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें कुल 40 फ्लैट हैं। तो क्या वो पूरी बिल्डिंग 40 भवन कहलाएगी? नहीं नहीं, वो पूरी 10 मंजिला इमारत तो सिर्फ एक ही भवन है। ओके। लेकिन क्योंकि हर फ्लैट का अपना एक अलग दरवाजा है जो एक साझी सीढ़ी या लिफ्ट लॉबी में खुलता है, इसलिए वो 40 फ्लैट 40 अलग जनगणना मकान कहलाएंगे। अच्छा, तो भवन 1 मकान 40, ये तो सीधा सीधा गणित हो गया। लेकिन स्लाइड 9 में जो उदाहरण है वो थोड़ा ट्रिकी है, गांव के घरों की बनावट का। हाँ, पैतृक घरों वाला उदाहरण। बिल्कुल। कई पुराने पैतृक घरों में बीच में एक बड़ा सा खुला आंगन होता है और उस आंगन के चारों तरफ 5 अलग अलग कमरे बने होते हैं। अब हर कमरे का दरवाजा उसी आंगन में खुलता है, तो दरवाजे तो 5 हो गए, तो क्या मकान भी 5 गिने जाएंगे? यहाँ हमें अपने उसी रसोई वाले नियम पर वापस जाना होगा। सवाल यह है कि क्या उन 5 कमरों में रहने वाले लोग रात का खाना अलग अलग बनाते हैं या खाना एक ही जगह बनता है? आमतौर पर ऐसे घरों में खाना तो एक ही बड़ी रसोई में बनता है और पूरा परिवार वहीं साथ में खाता है। तो फिर वो 5 कमरे मिलकर सिर्फ एक जनगणना मकान और एक परिवार गिने जाएंगे। अच्छा। क्योंकि पूरा ढांचा एक ही परिवार के साझा उपयोग में है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है कि कोई एक सदस्य परिवार से अलग हो गया है और उसने अपने कमरे में अपना गैस का चूल्हा अलग लगा लिया है, तो फिर उसका कमरा एक अलग जनगणना मकान बन जाएगा और वो खुद एक अलग परिवार कहलाएगा। मतलब दीवारें या दरवाजे तय नहीं करते कि परिवार कितने हैं, बल्कि चूल्हा तय करता है। एग्जैक्टली। तो इसी से जुड़ा स्लाइड 10 का उदाहरण देखते हैं। ये शहरों की बड़ी कोठियों में बहुत देखने को मिलता है। एक बड़े बंगले का परिसर है, बीच में एक आलीशान घर है और उसी बाउंड्री के अंदर पीछे की तरफ ड्राइवर का एक छोटा सा कमरा है। अब ड्राइवर रामू काका और उनकी पत्नी अपना खाना अपने ही कमरे में बनाते हैं, तो यहाँ गिनती कैसे होगी? देखिए, बाउंड्री एक है तो परिसर एक हुआ। बीच का बड़ा घर एक भवन है और ड्राइवर का कमरा एक अलग भवन हो सकता है अगर वो मुख्य इमारत से अलग बना है तो। ठीक है। अब क्योंकि ड्राइवर का खाना अलग बनता है तो उनका कमरा एक अलग जनगणना मकान गिना जाएगा, यानी उस एक परिसर में कुल 2 जनगणना मकान गिने जाएंगे। इस पूरी उलझन को देखते हुए ना मेरे दिमाग में कंप्यूटर की दुनिया से जुड़ी एक बात आ रही है जो हमारी स्लाइड 11 में बहुत अच्छे से समझाई गई है। हाँ, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी। बिल्कुल। मतलब जो ईंट और सीमेंट का ढांचा है, यानी जो भवन है, उसे हम कंप्यूटर का हार्डवेयर मान सकते हैं। और उस हार्डवेयर के अंदर जो अलग अलग रहने की जगह हैं, जिनके अपने दरवाजे हैं, यानी जनगणना मकान, वो मानो हमारे अलग अलग फोल्डर्स हैं। क्या बात है। और उन फोल्डर्स के अंदर रहने वाले वो लोग जो एक ही रसोई का खाना खाते हैं, यानी परिवार, वो हमारी फाइलें हैं। बहुत खूब। तो हार्डवेयर, उसके अंदर फोल्डर और फोल्डर के अंदर फाइलें। ये तुलना इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को बहुत ही आसान और सटीक तरीके से समझा देती है। भवन हार्डवेयर है, जनगणना मकान फोल्डर है और परिवार फाइलें हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जमीन पर जब जनगणना अधिकारी इन हार्डवेयर और फोल्डर्स को नंबर देता है तो उसका तरीका क्या होता है? स्लाइड 12 में एक पैटर्न दिखाया गया है। जी, गाइड में इसका एक बहुत खास पैटर्न बताया गया है। दिशा हमेशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होनी चाहिए, यानी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ओके। और
सड़क के दोनों तरफ के घरों को नंबर देते हुए जेड आकार या सांप की तरह चलना होता है। जेड पैटर्न, पर क्यों? सीधे सीधे क्यों नहीं चल सकते? जेड पैटर्न का इस्तेमाल करने के पीछे एक बहुत बड़ी व्यवहारिक वजह है। जब कोई अधिकारी एक सड़क से गुजरता है तो कई बार कुछ छोटी गलियां या बंद रास्ते आते हैं। हाँ, आते तो हैं। अगर वो सीधे सीधे एक लाइन में चलेगा तो ऐसी गलियां छूट सकती हैं। जेड पैटर्न में चलते हुए सड़क के दोनों तरफ की बसावट कवर होती है और कोई भी इलाका अछूता नहीं रहता। इससे पूरा ज्योग्राफिकल क्रम बना रहता है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या भी तो हो सकती है। कैसी समस्या? मान लीजिए एक ब्लॉक में 1 से लेकर 50 तक नंबर दे दिए गए। ठीक है, अब अगले महीने जब फाइनल गिनती होनी है तब तक 10 नंबर वाले घर के मालिक ने अपने खाली प्लॉट पर एक नया कमरा बनवा लिया और वहाँ एक नया किराएदार आ गया। अब 10 नंबर के ठीक बगल में एक नया घर है, तो क्या आगे के 40 घरों के नंबर खुरच कर मिटाने पड़ेंगे और दोबारा नंबरिंग करनी होगी? अरे नहीं, ऐसा करने पर तो पूरा रिकॉर्ड ही बिगड़ जाएगा और डेटा ट्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर सिस्टम को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अगर 10 नंबर के बाद कोई नया घर मिलता है तो उसे 10/1 या 10/2 जैसे नंबर दे दिए जाते हैं। अच्छा, जैसे स्कूल की कॉपी में करते हैं। बिल्कुल, इससे पुराने घरों का क्रम भी नहीं टूटता और नए घर को भी उसकी अपनी जगह मिल जाती है। सही है। अब स्लाइड 13 देखते हैं। जो नंबर दीवारों पर लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाने हैं, इसके भी बड़े कड़े निर्देश हैं। गाइड कहती है कि सिर्फ लाल मार्कर का ही इस्तेमाल करना है। हाँ, इसके पीछे मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन की सोच है। देखिए, जब कुछ महीनों बाद दूसरा अधिकारी वहां असली जनगणना करने आएगा तो उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या खोजना है। अगर सब अपनी अपनी मर्जी से नीले, काले पेन या चौक से कुछ भी लिख देंगे तो फिर सिस्टमैटिक डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो है। और नंबर लिखने का फॉर्मेट भी तय है ना। सबसे ऊपर भवन संख्या और उसके ठीक नीचे ब्रैकेट के अंदर जनगणना मकान संख्या। जी। जैसे अगर कहीं लिखा है A102 और नीचे ब्रैकेट में 3, तो इसका मतलब हुआ कि भवन नंबर 102 में तीसरे मकान की बात हो रही है। बिल्कुल सही। ये छोटे छोटे नियम ही सुनिश्चित करते हैं कि इतना बड़ा डेटाबेस बिना किसी गलती के काम करे। तो चलिए अब हम अपने सेशन के आखिर में आ गए हैं। स्लाइड 14 पर एक चेकलिस्ट दी गई है। अगर इस पूरे महाअभियान का सार निकालें तो कुछ बुनियादी बातें बिल्कुल साफ है। जी, बताइए। पहला, बाउंड्री, यानी अपनी लाल लाइन से बाहर किसी भी हाल में नहीं जाना। दूसरा, रसोई, जो तय करती है कि परिवार कितने हैं। और तीसरा, दरवाजा, जो तय करता है कि मकान कितने हैं। एकदम सही समरी दिया आपने। और इन सब के साथ फील्ड का वो एक गोल्डन रूल हमेशा लागू होता है, 2 बार नापो, 1 बार काटो। हाँ, दीवार पर पक्के रंग से वो लाल नंबर लिखने से पहले ये नियम सबसे ज्यादा काम आता है। अगर कोई भी शक हो ना तो अपने सुपरवाइजर से कंफर्म करना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके कि गलत डेटा सिस्टम का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल ये समझने के लिए है कि भारत कैसे रहता है। लेकिन ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। क्या? हमने ये तो तय कर लिया कि परिवार का मतलब है एक रसोई। अगर चूल्हा एक है तो परिवार एक है। हाँ, और इस नियम ने दशकों से बहुत अच्छे से काम भी किया है। पर क्या ये नियम आगे भी काम करेगा? मतलब आज के समय में समाज का ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। महानगरों में को लिविंग स्पेस बन रहे हैं जहाँ 4-5 अनजान युवा एक ही फ्लैट शेयर करते हैं। सही कह रहे हैं। वो एक साथ रहते हैं लेकिन घर की रसोई में कभी गैस नहीं जलती। क्लाउड किचन का जमाना है, वो रोज अपने अपने फोन से खाना मंगाते हैं और अपने अपने कमरों में खाते हैं। कोई साझा चूल्हा नहीं है, कोई साझा राशन नहीं है। तो तकनीकी रूप से तो वो एक परिवार नहीं हुए ना। और अगर वो एक परिवार नहीं हुए और रसोई का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं तो जनगणना का ये सिस्टम उन्हें कैसे नापेगा? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है ना? जैसे जैसे खाना बनाने का काम घरों से निकलकर एप्स और क्लाउड किचन्स में जा रहा है, आर्थिक साझेदारी के मायने पूरी तरह बदल रहे हैं। तो जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, ये उनके लिए सोचने वाली बात है। आज से 10 या 20 साल बाद जब शायद घरों में पारंपरिक रसोई का वजूद ही कम हो जाए, तो क्या 2027 के बाद जनगणना का ये पुराना नक्शा हमारे इस नए आधुनिक भारत को सही सही समझ पाएगा? शायद परिवार को नापने के लिए रसोई से आगे कुछ और सोचना पड़े। बिल्कुल, शायद एक नई परिभाषा की जरूरत पड़े। खैर, आज के इस लाइव डीप डाइव सेशन में बस इतना ही। स्लाइड दर स्लाइड इस मुश्किल टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों का भी धन्यवाद। जी, धन्यवाद।